प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। कल के वीडियो लेक्चर में अपन ने इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंतर्गत हाइड्रोजन यानी जलानुक्रमण का अध्ययन किया। आज अपन नेक्स्ट शैलानुक्रमण का अध्ययन करेंगे और उसके बाद में इकोसिस्टम डेवलपमेंट और बायोम के बारे में स्टडी करेंगे। शैलानुक्रमण जो है वो एक बेयर रॉक से स्टार्ट होने वाला इकोलॉजिकल सक्सेशन है। तो जिसे अपन लिथोजर कहते हैं इंग्लिश में, तो लिथोजर वास्तव में जीरोजर का उदाहरण है और जैसे मरुक्रमण कहते हैं। और चूंकि एक बेयर रॉक है जहाँ पे किसी प्रकार का ऑलरेडी बिल्डअप सबस्ट्रेटम नहीं है, नहीं वहाँ पे किसी प्रकार का ऑर्गेनिक मैटर है और साथ में वहाँ पे जो मॉइस्चर कंटेंट भी काफ़ी कम है। तो इस प्रकार से एक बेयर रॉक जहाँ किसी प्रकार का ऑलरेडी बिल्डअप ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं हो रहा है और बेयर रॉक से स्टार्ट होता है और फाइनली वो फॉरेस्ट स्टेज, पहले जीरोफिटिक फॉरेस्ट और फिर बाद में मीजोफिटिक फॉरेस्ट में उनका क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में कल्मिनेशन होता है। इस प्रकार का अनुक्रमण है वो लिथोजर कहलाता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक डायग्राम बनाना है और डेफिनेशन के बाद में आपको डायग्राम बनाना है, एक बेयर रॉक का डायग्राम बनाना है और उसमें जो डिफरेंट स्टेजेज हैं जो अलग अलग समय में घटित हो रही है उसमें आपको उस स्टेज को क्रमांक देते हुए एक अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड करोगे और इसके बाद में जितनी भी स्टेज है उसका वर्णन करते हुए एग्जाम्पल के साथ में उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये आपके एग्जाम में सी पार्ट में प्रश्न आता है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन को परिभाषित कीजिए और हाइड्रोजन या जीरोजन में से पूछा जाता है कि हाइड्रोजन या जीरोजन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे अपन लिथोजर का एग्जाम्पल लेके हुए करते हैं। तो ये लिथोजर का मतलब जीरोजन और रॉक है जिसे शैलानुक्रमण हिंदी में कहते हैं। तो आपको ये एक रॉक का चट्टान का भाग एक बनाना है। ये पर्टिकुलर एक रीजनल एरिया है और जहाँ पे किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं है, एक बेयर रॉक है और वहाँ पे जो चट्टान के ऊपर इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट होगा वो काफ़ी वर्षों के उपरांत वहाँ पे एक फॉरेस्ट स्टेज में समाप्त हो जाएगा, जो कि वहाँ की क्लाइमेक्स वेजिटेशन है और उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो एस्टेब्लिश होगा। तो यहाँ पे आपको ये सबसे पहले जो भाग है उसमें आपको केवल लाइनें बनानी है और यहाँ पे बेयर रॉक, ये केवल रॉक लिखना है। ये रॉक जो है ये बाहर का भाग है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का सक्सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके बाद में जहाँ से सक्सेशन स्टार्ट होगा, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो सक्सेशन की जो स्टेजेज हैं, फर्स्ट स्टेज आपकी कहलाएगी पायोनियर स्टेज, जो लाइकेंस के रूप में है, क्रस्टोज लाइकेन के रूप में। तो वो नंबर 1 है, वो उस रॉक की जो पेरिफेरी है वहाँ से स्टार्ट होगी और उसका जो ट्रेंड है वो सेंटर की ओर होगा। तो सबसे सेंटर में जो क्लाइमेक्स वेजिटेशन के रूप में ट्री जो स्पीसीज है वो ग्रो करेगी। तो यहाँ पे सबसे बाहर वाला एरिया है, इसको आपने नंबर 1 दिया है और इसके अंदर आपको जो पैचेज है यहाँ पे बी आर लिखना है। बी आर यहाँ पे ये जो बी आर है इसका मतलब होता है बेयर रॉक। बेयर रॉक, बेयर रॉक का मतलब नेक्ड जो रॉक है, किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं है, नहीं वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है और जो रॉक का सरफेस है वो भी एकदम फ्रेश है। तो ये बेयर रॉक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्रस्टोज टाइप की लाइकेंस है, चूँकि क्रस्टोज लाइकेन के लिए सबस्ट्रेटम की आवश्यकता बहुत ही कम रहती है और उनके प्रोपेग्यूल्स हैं या स्पोर है वो सबसे पहले यहाँ माइग्रेट करेंगे और वो अपनी कॉलोनी बनाएंगे। तो ये जो आपने यहाँ लाइकेंस 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 ये जो लिखे हैं, ये लाइकेन जो है वो सबसे पहला क्रस्टोज लाइकेन स्टेज इसके अंतर्गत होती है। यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेज है क्रस्टोज लाइकेन स्टेज, इसको परपटीमय लाइकेन कहते हैं। और इस परपटीमय लाइकेन यहाँ पे ये भी डायग्राम आपको बनाना है, जो ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है और इसके थ्रू भी आप समझाओगे। तो अगेन इसमें 3 स्टेज हैं, फर्स्ट पायोनियर कम्युनिटी के रूप में क्रस्टोज लाइकेन स्टेज और उसमें सेरल कम्युनिटी के रूप में ये नेक्स्ट 4 स्टेज है और फाइनल क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में आपके फॉरेस्ट स्टेज है। तो
सबसे पहले क्रिस्टोइड लाइकेन स्टेज है और ये क्रिस्टोइड लाइकेन स्टेज का इन्वेजन होगा, वो अपना पैचेस डेवलप करेंगे। अब क्रिस्टोइड लाइकेन कौन कौन सी है, उसमें कुछ आपको एग्जांपल याद रखना है। ये से 3 एग्जांपल आप याद रख सकते हो। और राइजोकार्पोन है वो सबसे कॉमन है, राइजोकार्पोन है सबसे कॉमन है। इसके अलावा 2 और है, रिनोडिना और लेकानोरा। राइजोकार्पोन, रिनोडिना और लेकानोरा, ये 3 क्रिस्टोइड लाइकेन के प्रकार है, स्पीसीज है। इनका पहले एग्रीजन होता है, अपना कोलोनाइजेशन होता है और ये लाइकेन्स है, ये लाइकेनिक एसिड का स्त्राव करती हैं, जिसके द्वारा जो सॉइल रॉक सरफेस है उसका वेदरिंग स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद में मॉइस्चर की प्रेजेंट में ये लाइकेन जो है उनका सॉइल का एक थिन लेयर है वो वहाँ पे डेवलप हो जाती है। लाइकेन्स होती है, उसकी खासियत होती है कि लाइकेन और मॉस है वो डस्ट पार्टिकल को ज़्यादा अवॉइड करती है और जिसके बाद में फिर उनके डेथ और डिके के पश्चात ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन भी स्टार्ट होता है। तो ऑर्गेनिक मैटर है वो लाइकेनिक एसिड की प्रेजेंस में जो रॉक पार्टिकल है उसके साथ में उसका मिक्सिंग होता है, जिसके द्वारा सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेज है वो क्रिस्टोइड लाइकेन स्टेज के रूप में है, जो पायोनियर वेजिटेशन के रूप में रोल प्ले करती है। अब इनके द्वारा जो बनाया हुआ जो सबस्ट्रेटम है, जहाँ एक थीन लेयर और कुछ मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन हुआ है, क्योंकि रॉक का वेदरिंग स्टार्ट हो गया है, तो जहाँ पे रॉक का वेदरिंग होता है और जहाँ पे क्रीविसेज डेवलप होते हैं, वहाँ पे अब सेकंड जो मॉस होगी वो फॉलियस लाइकेन स्टेज की होगी, यानी कि पर्नी लाइकेन, जिसमें आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। पार्मेलिया का नाम आप सब जानते हो, पार्मेलिया मोस्ट कॉमन है, और एक डर्मेटोकार्पोन, पार्मेलिया और डर्मेटोकार्पोन जो है इस प्रकार की जो पर्नी लाइकेन है उनके प्रोपेगुल यहाँ माइग्रेट करेंगे और उसकी कॉलोनी है वो उसके अंदर की ओर, इनका जो ट्रेंड है वो सेंटर की ओर होगा। तो ये जो सेकंड स्टेज है उसमें जो पैचेस के रूप में आपको यहाँ पे पैचेस के रूप में यहाँ पे आपको ये लाइकेन बन रही है, ये लाइकेन गोले में लाइकेन लिखोगे सर्कल बना के, तो ये आपका फोलियोज लाइकेन है। अब देखिए फोलियोज लाइकेन है, उसकी ग्रोथ के लिए कुछ ऑर्गेनिक मैटर की आवश्यकता पड़ती है और मॉइस्चर भी ज़्यादा चाहिए। तो उनकी ग्रोथ जैसे ही इनका डेवलपमेंट होता है और उनकी ग्रोथ होती है तो ये मॉइस्चर को ज़्यादा होल्ड करते हैं और साथ में एसिड का स्त्रावण भी ज़्यादा करते हैं और उसके द्वारा और भी ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन होता है। और उससे पहले की जो लाइकेन है वो डिसअपीयर हो जाती है पायोनियर वेजिटेशन के रूप में और ह्यूमस का कंटेंट है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। अब इसी के पैरेलल कुछ पैचेस के रूप में नेक्स्ट जो है वो मॉस स्टेज आएगी। अब मॉस जो होते हैं आप जानते हो कि जो ब्रायोफाइट जो है, हायर ग्रुप के ब्रायोफाइट है, जो ब्रायोप्सिडिया के जो मेंबर है, उसमें जो मॉस है ये गद्दीदार पादप होते हैं और ये वाटर का होल्डिंग ज़्यादा करते हैं। और इसके अलावा उनके जो राइजोमेटस जो पार्ट्स है राइजिन्स वाले या राइजोइड्स जो है वो उनके डेथ और डिके से ह्यूमस का कंटेंट बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मॉस इन्वेज करेगी उसमें केवल जीरोफिटिक मॉसेज है और जीरोफिटिक जो मॉसेज है, क्योंकि यहाँ पे अभी रॉक सरफेस है, प्रॉपर वाटर कंटेंट बहुत कम है और रॉक सरफेस है, इसलिए यहाँ पे मरुद्भिदीय प्रकृति की जो मॉसेज है उनका ही इन्वेजन होता है, उनके स्पोरी माइग्रेट करके थैलस का डेवलपमेंट होता है। और जिसमें ये 3 मॉस इंपॉर्टेंट है, एक तो पॉलीट्राइकम की जीरोफिटिक स्पीसीज, इसके अलावा एक टॉर्टुला और एक ग्रीमिया। पॉलीट्राइकम, टॉर्टुला और ग्रीमिया, इनकी जीरोफिटिक स्पीसीज है वो माइग्रेट करती हैं और इस फोलियोज लाइकेन के पैरेलल मॉसेस का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। इसके बाद में चूंकि मॉस है वो वाटर का भी होल्डिंग ज़्यादा करती है और उनके डेथ होने से ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन अधिक होता है, जिसके उत्तरोत्तर सॉइल की लेयर है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। अब ये जो उनके द्वारा बनाया हुआ जो, हालांकि इसमें काफ़ी वर्ड्स लग जाते हैं, उनके द्वारा बनाया हुआ जो सबस्ट्रेटम है वो अब सूटेबल होता है हर्बेसिस स्टेज के लिए। हर्बेसिस स्टेज के अंदर भी यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कुछ विशेष प्रकार के मरुद्भिद जो घासें होती है, सम जीरोफिटिक, स्पेशल जीरोफिटिक ग्रास स्पीसीज, जिसमें आपको याद रखना है 3 स्पीसीज। एक एरिस्ट्रिडा, ये आपको फॉरेस्ट में भी पहाड़ों पे रॉक सरफेस पे ये ग्रॉस रॉक सरफेस जो होती है उसमें जहाँ क्रीविसेज होते हैं, दरारें जहाँ होती हैं वहाँ पे ये ग्रासेस ग्रो करती हैं, जिसमें एरिस्ट्रिडा है, फेस्टुका है और पोआ है, ये 3 कॉमन ग्रासेज है। तो ये ग्रासेज जो है ये मॉस के द्वारा जो लाइकेन का अपने रॉक सरफेस का वेदरिंग हुआ है और जहाँ पे क्रीविसेस डेवलप हुए वहाँ पे ये ग्रासेस डेवलप हो जाती है
और इन ग्रासेस के बाद में दूसरी ग्रासेस है वो वहाँ पे माइग्रेट करती है। तो यहाँ पे ग्रासेस के बड़े बड़े पैचेज है वो वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं सेंटर की ओर। ये सेंटर एरिया है, उसमें ग्रासेस के ये बड़े बड़े पैचेज है। इन बड़े बड़े पैचेज के बीच में कुछ पैचेज मॉसेस के भी डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद में इनके द्वारा जब अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन किया जाएगा और वाटर के प्रेजेंस में वेदरिंग भी अधिक होगा, तो अब यहाँ पे सॉइल की काफ़ी थिक लेयर और ह्यूमस का अमाउंट भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो वहाँ पे जो श्रब स्टेज के जो प्लांट हैं, अब श्रब भी कौन सी, वो श्रब जो कि रॉक सरफेस के क्रीविसेज में ग्रो करती है आसानी से। उसमें कुछ एग्जाम्पल है, जिसमें एक तो आपको रस का याद रखना है, रस RHUS रस। रस माइसुरेंसिस, ये स्पीसीज अरावली के फॉरेस्ट में भी पाई जाती है, रस माइसुरेंसिस। और एक है फाइटोकार्पस, ये रॉक क्रीविसेज में आसानी से ग्रो करती है और ये आपके काफ़ी डेजर्ट जीरोफिटिक झाड़ीनुमा पादप है ये श्रब स्टेज के, तो उनका इन्वेजन हो जाता है और उनके द्वारा प्रेशर से रॉक सरफेस टूट जाती है, क्रीविसेज टूटते हैं और अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन होता है। और फाइनली जो है वहाँ पे जो है वो फॉरेस्ट स्टेज का डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ फॉरेस्ट स्टेज में जो है, ये जो फॉरेस्ट के ट्री हैं वो उनके पैचेस सेंटर में, बिल्कुल सेंटर के अंदर इनके पैचेस है वो डेवलप हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट स्पीसीज के भी जो जीरोफिटिक फॉरेस्ट स्पीसीज है, सबसे पहले जीरोफिटिक फॉरेस्ट स्पीसीज है, उनके सीड्स या प्रोपेग्यूल्स का जर्मिनेशन होगा, उनका डेवलपमेंट होगा और उनके द्वारा जैसे वेजिटेशनल ग्रोथ होगी तो वहाँ का क्लाइमेट है वो चेंज कर दिया जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा, ह्यूमस कंटेंट बढ़ेगा और उसके बाद में फिर मीजोफिटिक स्पीसीज का माइग्रेशन होगा और उनका इन्वेजन होगा। तो अंत में जो है वो जब फॉरेस्ट स्टेज वहाँ पे डेवलप हो जाएगी सेंटर के एरिया में, तो ये धीरे धीरे बाकी सारी जो कम्युनिटीज है उनको रिप्लेस कर देगी, परंतु क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में जो फॉरेस्ट स्टेज है, फाइनली फॉरेस्ट स्टेज कौन सी, मीजोफिटिक ट्री स्टेज, ये वहाँ की सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन या ग्रेडियंट के साथ में उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगी, वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में उसका आइडेंटिफिकेशन होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट लिथोजर, जिसके बारे में अपन ने स्टडी किया है। और अब आपको नेक्स्ट जो इसके चैप्टर है उसमें 2-3 बातें अपन और करेंगे। एक तो आपको इकोसिस्टम डेवलपमेंट की बात करेंगे, ये क्या है, दूसरा क्लाइमेक्स कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और तीसरा बायोम की बात करेंगे और फोर्थ जो है वो इकोसिस्टम की बात करेंगे। हालांकि इकोसिस्टम जो है वो अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर विधिवत रूप से स्टडी करेंगे। अब आपने ये देखा कि इकोलॉजिकल जो सक्सेशन है इसको अपन कम्युनिटी डायनेमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं और इकोलॉजिकल सक्सेशन यहाँ पे एक बायोटिक कम्युनिटी का अनदर बायोटिक कम्युनिटी के साथ ऑर्डरली रिप्लेसमेंट हो रहा है और फाइनली उनका कल्मिनेशन एक क्लाइमेक्स स्टेज के रूप में हो रहा है और वो स्टेबिलिटी उसमें आ जाती है। तो जब स्टेबिलिटी आती है तो वहाँ पे होता क्या है कि वो स्टेबल जो बायोटिक कम्युनिटी जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में है वो वहाँ की सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन यानी एनवायरमेंटल ग्रेडियंट्स है, वहाँ की फिजिकल कंडीशन है, टेम्परेचर, मॉइस्चर, सॉइल फैक्टर, उनके साथ में इक्विलिब्रियम शो करती है, उनके साथ इंटर रिलेशनशिप शो करती है, जिसके द्वारा वहाँ पे एक सिस्टम का निर्माण होता है और इस प्रकार से ये इकोसिस्टम कहलाता है। तो ईपी ओडम 1971 ईपी ओडम ने इकोलॉजिकल सक्सेशन को इकोसिस्टम डेवलपमेंट के रूप में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। इसके बाद में फिर जब बात करते हैं क्लाइमेक्स की कि व्हाट इज क्लाइमेक्स, ये क्लाइमेक्स का जो कॉन्सेप्ट जो है इकोलॉजी में, ये आपके F.E. क्लीमेंट्स ने दिया था। F.E. क्लीमेंट्स जो है 1939 F.E. क्लीमेंट्स, इन्होंने क्लाइमेक्स का कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे कि एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वहाँ पे न केवल प्लांट स्पीसीज बल्कि उसके साथ साथ एनिमल स्पीसीज का भी को रिलेशन पाया जाता है। और उस क्लाइमेट स्टेज में एक तो उसमें यूनिटी होती है, एक तो यूनिटी है, एक स्टेबिलिटी है और थर्ड जो है वो उसका ओरिजिन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है। यानी कि एक क्लाइमेक्स स्टेज में यूनिटी देखने को मिलेगी, हर एक जितने भी वहाँ पाए जाने वाले स्पीसीज उसमें एक यूनिटी है और
फिर उसमें स्टेबिलिटी है, एनवायरमेंटल कंडीशन या एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करती है, और उसका एक ओरिजिन होता है, यानी कि वो क्लाइमेक्स है वो एक सक्सेसफुली ऑर्डरली प्रोसेस के द्वारा वो डेवलप होती है, जिनका एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्लाइमेक्स ने बताया था। अब उसमें दो थ्योरी आपके सिलेबस, दो थ्योरी आती है क्लाइमेक्स कॉन्सेप्ट के रूप में, जिसमें एक का नाम है मोनोक्लाइमेक्स, ये एक थ्योरी है मोनोक्लाइमेक्स, और दूसरी है पॉलीक्लाइमेक्स। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी है वो क्लीमेंट्स ने दी हुई है, और पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी आपके टेंसले ने दी थी, टेंसले 1935 में। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी, इसमें क्लीमेंट्स ने ये बताया कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी इकोलॉजिकल सक्सेशन के बाद में जब क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलपमेंट होती है, तो वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी वहाँ की सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी एक ही फैक्टर वहाँ का क्लाइमेट है, वो उसका चिप डिटर्मिनेटर जो है वो वहाँ का क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है। तो ये मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी कहलाती है, क्लीमेंट्स ने दी थी। लेकिन टेंसले जो है, एजी टेंसले जो जिन्होंने इकोसिस्टम शब्द दिया है, इन्होंने ये बताया कि केवल क्लाइमेट ही उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जिसमें क्लाइमेट के साथ साथ वहाँ की अदर जो फिजिकल ग्रेडियंट है, सॉइल फैक्टर क्या है, और वहाँ का एनिमल लाइफ या दूसरे फैक्टर्स है, वो सभी रोल प्ले करते हैं क्लाइमेक्स स्टेज डेवलपमेंट के लिए। तो ये पॉलीक्लाइमेक्स स्टेज के बारे में टेंसले ने बताया था। और इसके बाद में फिर वी.ई. सैलफोर्ड और एफ.ई. क्लीमेंट्स, सैलफोर्ड और क्लीमेंट्स, इन्होंने सबसे बाद में क्लाइमेक्स स्टेज के बाद में जब उन्होंने देखा कि इसके अंदर एक रीजनल एरिया को ऑक्यूपाई किया जाता है और जो एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में पाई जाती है, तो वी.ई. सैलफोर्ड और क्लीमेंट्स ने बायोटिक कम्युनिटी का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया कि बायोटिक कम्युनिटी का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जिसके द्वारा उनका एक लुक दिखाई देता है, जिसके द्वारा उसका रिकॉग्निशन किया जाता है। तो उन्होंने बताया कि एक ही जलवायु क्षेत्र में पाए जाने वाली भिन्न भिन्न जैविक समुदायों का वो एक लार्ज एरिया, जिसका एक लैंडस्केप है, और जो कि जिसमें डिफरेंट प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज पाई जाती हैं, और उनके लिए उन्होंने नाम दिया बायोम। तो नेक्स्ट जो ये बायोम शब्द है, बायोम के बारे में, बायोम का कॉन्सेप्ट है वो सैलफोर्ड और क्लीमेंट्स ने दिया था, और ये ग्रुप ऑफ सेवरल कम्युनिटीज फाउंड इन पर्टिकुलर सेट ऑफ एनवायरमेंटल या क्लाइमेटिक कंडीशंस, और जिसके अंतर्गत ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ डिफरेंट बायोटिक कम्युनिटी है, उसके बारे में बताया था, वो बायोम कहलाता है। अब ये एक क्लाइमेट में पाए जाने वाला एक प्रकार टाइप का बायोम है, और दूसरे उसके एडजेसेंट बायोम भी पाए जाते हैं। और कुछ बायोम की अगर अपन बात करते हैं, जैसे कि डेजर्ट है वो बायोम है। अगर अपन भूमध्य रेखा से इक्वेटर की ओर जाते हैं, पोल्स की तरफ से जाते हैं, इक्वेटर से पोल्स की ओर, तो वहाँ पे जो आपके इक्वेटर है, तो वहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइप का बायोम है, उसके ऊपर जो है वो आपके डेजर्ट टाइप के बायोम है। तो डेजर्ट है फॉरेस्ट है, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट इज आल्सो बायोम, डेजर्ट इज बायोम, ग्रासलैंड इज बायोम, टुंड्रा बायोम, टैगा बायोम, ये सारे बायोम हैं, क्योंकि इनका पृथ्वी के ऊपर एक लार्ज ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन में, एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में डिफरेंट सेवरल बायोटिक कम्युनिटी का एक्सटेंशन पाया जाता है, जिसे बायोम के रूप में कहलाते हैं। और वर्ल्ड, पूरी अर्थ के सारे बायोम मिलकर के बायोस्फीयर या इकोस्फीयर का निर्माण करते हैं, इससे अपन इकोस्फीयर के रूप में जानते हैं। अब अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन ये देखेंगे कि जो एक फाइनली जो क्लाइमेक्स स्टेज की जो कम्युनिटीज है, ये जैसे ही एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करती है, तो वहाँ पे एक सिस्टम का निर्माण होता है। वो एजी टेंसले ने उसी परिभाषा में बताया था इकोसिस्टम का, जब उन्होंने टर्म कोइन किया, तो किस प्रकार से जो प्लांट कम्युनिटी या एनिमल कम्युनिटी है, ये ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटर रिलेशनशिप करके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, और वहाँ पे एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है। उसे अपन इकोसिस्टम के रूप में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसका स्टडी करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।